हेलो स्टूडेंट्स, लिटरेचर के एक और लेसन में स्वागत है आपका। और इस लेसन में अपने करने वाले हैं 3 Years She Grew, द पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ्स पोएम 3 Years She Grew इज इन शन एंड शावर इज़ ए लिरिकल एलिजी। लिरिकल एलिजी है ये। एलिजी वो पोएम होती है जिस पर कवि किसी की मृत्यु पर दुख प्रकट करता है, मृत्यु पर दुख प्रकट करता है, या एक शोक गीत हम जिसको बोल सकते हैं हिंदी में। तो ये उस टाइप की पोइम है, लिरिकल एलिजी। लिरिक वो कविता होती है जिसको गाया जा सकता है। ऑन द अनटाइमली डिमाइज ऑफ ल्यूसी, तो किसका शोक मना रहा है? अनटाइमली डिमाइज ऑफ ल्यूसी, इसका शोक मना रहा है। ल्यूसी जो है इसका इस कविता की पात्र है, एक लड़की है जिसके ऊपर उन्होंने ये कविता लिखी है, और ऐसा माना जाता है कि वो उनकी बेटी है, और जिसकी अनटाइमली डिमाइस हो गया। डिमाइस का मतलब डेथ हो गई है, अनटाइमली मतलब समय से पूर्व ही। तो उस ल्यूसी की मौत पर एक शोक गीत है। दिस पोइम इज़ ऑल्सो नोन एज द एजुकेशन ऑफ नेचर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस पोइम का दूसरा नाम एजुकेशन ऑफ नेचर भी है, एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ल्यूसी पोइम्स। और ये जो पोइम है वर्ड्सवर्थ का एक कलेक्शन है ल्यूसी पोइम्स का, जिसकी जो थीम है वो काफ़ी मिलती है। तो वो ल्यूसी पोइम्स है 3-4 हैं, उनमें से ये एक है। तो आप ये सारी चीज़ें याद रखनी है, आपको एग्ज़ाम में आपके काम आएंगी। ल्यूसी पोइम्स आर रिटन अबाउट एन आइडियल फीमेल हु इज़ समटाइम्स सिम्बोलाइज्ड एज नेचर। तो ल्यूसी पोइम्स क्या हैं? वो लिखी गई हैं आइडियल फीमेल के ऊपर। एक आइडियल फीमेल है, आदर्श एक औरत है, उस पर लिखी गई हैं। हु इज़ समटाइम्स सिम्बोलाइज्ड एज नेचर, तो कभी कभी उसको प्रतीकात्मक रूप से नेचर भी बोला गया है, प्रकृति भी बोला गया है। फॉर होम द स्पीकर फील्स ग्रेट अफेक्शन, और उसके प्रति स्पीकर का यानी पोइट का बहुत बड़ा अफेक्शन भी है, स्नेह भी है। इट वॉज रिटन इन द ईयर 1798 इन कोलैबोरेशन विद एस.टी. कॉलरिज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये कब लिखी गई? 1798 में लिखी गई, एंड वॉज पब्लिश्ड इन 1800। तो 2 साल के बाद ये पब्लिश हुई। 2 बातें होती हैं पोइम की, कि एक तो वो लिखी कब और दूसरा वो पब्लिश कब हुई। तो ये 1798 से 1800 के बाद, 1800 में पब्लिश हुई, 2 साल के बाद। और कोलैबोरेशन किया था एस.टी. कॉलरिज के साथ। ये दोनों काफ़ी तकड़े मित्र थे। एक साथ इन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया था, और एक साथ इन्होंने एक नए युग का प्रारंभ किया था इंग्लिश लिटरेचर में, दैट इज़ नॉन एज रोमांटिसिज्म। सो रोमांटिसिज्म की शुरुआत ही 1798 से मानी जाती है लिटरेचर में, जब इन्होंने दोनों ने मिलकर कविताएं लिखना शुरू किया था। और एक बुक इन्होंने पब्लिश की थी, दैट वाज नोन एज लिरिकल बैलेड्स। दैट बुक वाज पब्लिश्ड इन 1798, एंड दैट हेराल्डेड ए न्यू एरा इन इंग्लिश लिटरेचर, दैट इज़ नोन एज रोमांटिसिज्म। इन द लिरिकल बैलेड एंथोलॉजी, एंथोलॉजी होती है कविताओं का एक संग्रह, तो वो कविताओं का संग्रह जिसका नाम था लिरिकल बैलेड। तो ये सारा आपको मैंने अभी बताया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब भी ये कविता आपको आएगी, इसके संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए, बड़ा क्वेश्चन आए, छोटा क्वेश्चन आए, तो ये इंट्रोडक्शन तो आपको आना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इन दिस पोइम वर्ड्सवर्थ पर्सोनिफाइड नेचर। तो इसमें वर्ड्सवर्थ ने नेचर को पर्सोनिफाई किया है, यानी नेचर का मानवीयकरण किया। एक बहुत ही फेवरेट डिवाइस है पोइट्स की, कि हर चीज़ का वो मानवीकरण कर देते हैं। मानवीकरण का मतलब है किसी भी निर्जीव चीज़ को मानव के गुण दे देना, इस तरह से ट्रीट करना जैसे कि मान लो वो इंसान हो। तो नेचर को यहाँ इंसान का रूप दिया गया है। He points out the education of nature and the great influence nature can exercise on human life. तो इस कविता में वो बताते हैं कि किस तरह से नेचर एजुकेट करती है किसी ह्यूमन बीइंग को, और किस तरह से एक ग्रेट इन्फ्लुएंस पड़ता है नेचर का, एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है नेचर का ह्यूमन लाइफ पे, कितना बड़ा वो प्रभाव एक्सरसाइज करती है, नहीं डालती है। नेचर हैज़ द पावर टू इम्पार्ट एजुकेशन बेटर देन ऑल द सेजेस कैन। तो नेचर के पास पावर है कि वो सबसे अच्छी शिक्षा दे सकती है बाकी सारे सेजेस के मुकाबले। सेजेस यहाँ पे वो लोग जो पवित्र लोग होते हैं, जो अच्छे गुणी लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं वो। द एक्सपेरिमेंट ऑफ नेचर्स एजुकेशन हैज़ टू बी ट्राइड ऑन ल्यूसी बाय नेचर इटसेल्फ। नेचर थिंक्स दैट शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑन अर्थ। तो इस कविता की बात हो रही है। इस कविता में नेचर सोचता है कि ये जो लड़की है, जो ल्यूसी है, वो दुनिया की सबसे सुंदर चीज़ है,
प्राणी है। नेचर टेक्स हर टू मेक हर ए लेडी ऑफ हर ओन, और नेचर उसको टेक करता है यानी लेता है उसको, यानी उसका जिम्मा लेता है कि वो उसको अपने हिसाब से डालेगा, अपने हिसाब से उसको लेडी के रूप में परिवर्तित करेगा। सो ल्यूसी लिव्ड इन क्लोज कम्युनियन विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। तो ल्यूसी नेचर के ऑब्जेक्ट्स के बड़े ही क्लोज कम्युनियन के साथ रहती है, यानी क्लोज कम्युनियन यानी गहरे संपर्क में रहती है, एकदम निकट संबंध में, निकट संपर्क में रहती है नेचर के ऑब्जेक्ट्स के साथ। द रॉक्स, द अर्थ, द ग्लेड, द हेवन, द माउंटेन्स, द क्लाउड्स, द ट्रीज एंड द स्टॉर्म्स, ये सारी चीज़ें हैं जिनके संपर्क में ल्यूसी रहती है। बट बिफोर शी कुड बी ए परफेक्ट वुमन शी वॉज स्नैच्ड अवे बाय द क्रूअल हैंड्स ऑफ डेथ। तो लास्ट में ट्रेजेडी हो जाती है कि एक परफेक्ट वुमन इससे पहले कि वो बन पाती, यानी एक परिपक्व औरत अगर इससे पहले बन पाती, वो उससे पहले वो छीन ली जाती है, स्नैच्ड अवे, छीन ली जाती है क्रूअल हैंड्स ऑफ डेथ, डेथ के क्रूर हाथों द्वारा। तो ये स्टूडेंट्स आपको याद करने हैं दोनों स्लाइड्स जो मैंने आपको पढ़ाई हैं अभी, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी इम्प्रेस करने में एग्ज़ामिनर को। तो कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको ये चीज़ ज़रूर लिखनी है। दोनों स्लाइड्स अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा, और पूरा अगर याद ना भी हो तो आधा ज़रूर याद कर लीजिए इसको। तो पोएम पढ़ने से पहले एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो किसी भी वर्ड्सवर्थ की पोएम का आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना हो, या वर्ड्सवर्थ की किसी भी पोइट्री और कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो आप ये चीज़ बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बहुत ही फेमस है ये वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन पोइट्री की, कि वर्ड्सवर्थ के हिसाब से पोइट्री क्या है। तो सभी पोइम्स पर लागू भी होती है ये डेफिनेशन उनकी, और बहुत ही फेमस है इंग्लिश लिटरेचर में। कुछ एक ही पोइट्स हैं जिनकी डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया जाता है वर्ल्ड वाइड। तो क्या है, छोटी सी है, पोइट्री क्या है वर्ड्सवर्थ के हिसाब से? पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। पोइट्री जो है वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है। ओवरफ्लो का, फ्लो का मतलब होता है बहाव, ओवरफ्लो का मतलब अत्यधिक तेज़ बहाव, और स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है धारा प्रवाह और आकस्मिक, जिस पर अपना कोई नियंत्रण ना हो। स्पॉन्टेनियस ऐसी कोई चीज़ जो हमने जानबूझ के ना की हो, नेचुरली हो जाए, तो वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है पोइट्री, यानी एक धारा प्रवाह है। और किसका धारा प्रवाह है? पावरफुल फीलिंग्स का प्रवाह है। पावरफुल फीलिंग्स कौन सी होती हैं? ऐसी हमारे इमोशंस, ऐसी हमारी भावनाएं जो बहुत ही उन्नत श्रेणी की हो, बहुत ही हाई क्वालिटी की फीलिंग्स हो, उनको पावरफुल बोला गया है। तो पहली लाइन में क्या कहता है कि पोइट्री क्या है? कि हमारे जो बहुत ही पावरफुल इमोशंस है, हमारी बहुत ही जो पावरफुल फीलिंग्स है, उनका ओवरफ्लो है, उनका बहाव है। और बहाव भी कैसा है? स्पॉन्टेनियस, जिसको हम रोक नहीं सकते हैं, अविरल प्रवाह है। दूसरी लाइन, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोइट्री का ओरिजिन कहाँ से होता है, उद्गम कहाँ होता है? उसका ओरिजिन होता है उन इमोशंस से जो पुनः एकत्रित किए गए हों, पुनः याद किए गए हों ट्रैंक्विलिटी में। ट्रैंक्विलिटी का मतलब शांति वाले वातावरण में, एकदम शांत वातावरण में। तो इसका शाब्दिक अर्थ तो ये हो गया कि पोइट्री एक धारा प्रवाह, एक बहाव है पावरफुल फीलिंग्स का, यानी हमारी भावनाओं का। और पोइट्री का उद्गम कब होता है? उन इमोशंस से होता है, उन भावनाओं से होता है जो शांति के समय में पुनः याद किए जाते हैं, पुनः स्मरण किए जाते हैं। तो अभी आपको शायद समझ नहीं आई होगी, तो सिंपल शब्दों में आपको बताऊं वर्ड्सवर्थ क्या कहना चाहते हैं कि पोइट्री क्या होती है। जैसे मान लीजिए हम कहीं जाते हैं घूमने, और हमें बहुत ही अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिलते हैं नेचर के। मान लो हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं, हिल स्टेशन पे जाते हैं, तो वहाँ पे हमें बहुत ही ग्रीनरी दिखाई देती है, अच्छी अच्छी पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, नदी बहती हुई दिखाई देती है, पक्षी कलरव करते हैं, और सुंदर सुंदर जानवर दिखाई देते हैं, जिनको देख करके हमारा हृदय आनंद से भाव विभोर हो जाता है। और ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं जिनसे मतलब बड़ा ही मन प्रसन्न होता है। तो उस टाइम वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे दिमाग में इकट्ठी हो रही होती हैं। हमारा दिमाग जो उनको स्टोर कर रहा होता है, वो हमारी उस टाइम क्या फीलिंग्स होती हैं, झरनों को देख के, हरियाली को देख करके, पक्षियों को देख करके, वो सारी चीज़ें हमारा दिमाग जो होता है स्टोर कर रहा होता है अपने आप में। तो ये जो पावरफुल फीलिंग्स हमारे उस समय उठती हैं मन में,
झरनों को देख के, आसमान को देख करके, पक्षी को देख करके, वो सारी फीलिंग्स जो हैं स्टोर हो जाती हैं। फिर क्या होता है, हम घर आ जाते हैं 4-5 दिन के बाद। कभी कोई ऐसा हमारा मूड होता है जब हम एकदम शांत होते हैं, एकदम रिलैक्स होते हैं, तब हम उसको याद कर रहे होते हैं, उसी सीन को जब हम गए होते हैं, और याद करने में हमें बड़ा आनंद आ रहा होता है। हमें ऐसी चीज़ें याद करने में बड़ा आनंद आता है जो हमारे लिए सुखदायी होती हैं। तो जब हम दोबारा उसको याद करते हैं, तब हमारे मन में अनायास ही फीलिंग्स उठती हैं, और हमारा मन जो है कुछ लिखने को बेचैन हो जाता है, उसके अंदर अच्छे अच्छे विचार आते हैं। तो उस स्थिति में अब जो इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी की बात कर रहे हैं, कि हमारे जो इमोशन जगे तो पहले थे 3-4 दिन पहले, जब हमने वो सीन को एक्सपीरियंस किया था, लेकिन 4-5 दिन के बाद हम जब वो पुनः याद करते हैं, तो हमारे मन में शायरी उमड़ पड़ती है अपने आप ही। फिर हम लिखने बैठ जाते हैं, और उस समय जो वो इमोशंस होते हैं वो एविरल बहते हैं, वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, और ओवरफ्लो होता है उनका। तो कहने का मतलब ये है कि किसी अच्छी चीज़ को देखते ही तुरंत व्यक्ति के दिमाग में शायरी नहीं उपजती है, पोइट्री नहीं उपजती है। वो उस इमोशन को कलेक्ट कर लेता है, और बाद में ऐसी जो कंडीशन आती है जब वो एकदम शांत होता है, रिलैक्स होता है, ट्रैंक्विलिटी वाला एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पे उसको पोइट्री को फिर जनरेट करता है, वहाँ पर पोइट्री निकलती है उसके दिमाग से। तो ये हर एक की किसी के बस की बात नहीं है, इनबॉर्न होता है टैलेंट पोइट्री का। कई लोग इसको एक्वायर भी कर सकते हैं स्टडी करके, लेकिन जो टैलेंट होता है उसके अंदर ही अपने आप ऐसे विचार उमड़ते हैं। तो आप देखते हो हर आदमी शायर नहीं होता है, शायर बहुत ही कम लोग होते हैं, और कुछ के अंदर ये इनबॉर्न टैलेंट होता है, और कुछ को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, तो वो तरह तरह की शायरी पढ़ते रहते हैं, तो उनके मन में वो डेवलप हो जाता है। तो ये वर्ड्सवर्थ की जो डेफिनेशन है पोइट्री की, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको हर एक कोई भी वर्ड्सवर्थ की आपको पोएम मिले, उसमें आपको इसका जिक्र ज़रूर करना है कि वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन है पोइट्री की ये। इसके बाद हम इसका किसी का भी कोई एनालिसिस करते हैं।